कैश फ्लो स्टेटमेंट को हाथ लगाने से पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस छपा होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट छपा होना चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का भी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से बैलेंस शीट का आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। जितने अच्छे से उतना आप एडवांटेज पे हो। ओके सर, ऐसा क्यों? ऐसा बेटा इसलिए, ध्यान से सुनना, क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमारे दो तरीके होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। हमारे कोर्स में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है। तो इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है, व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? इट इज अ स्टेटमेंट which shows inflows and outflows of cash and cash equivalents from operating, investing and financing। कि मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया, इन्वेस्टिंग से कितना आया और फाइनेंसिंग से कितना आया। आपके पास तो ओवरऑल प्रॉफिट है, ये है जी हमारा इस साल का प्रॉफिट। ये तो ओवरऑल प्रॉफिट है। क्या ये बता रहा है कि इसमें से ऑपरेशंस में से कितना है और इन्वेस्टिंग से कितना है, फाइनेंसिंग से कितना? नहीं, ये तो ओवरऑल प्रॉफिट है। इसमें से आपको सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी। इससे आप रिवर्स एडजस्टमेंट्स कर करके वहां पहुंचेंगे कि ऑपरेटिंग का कितना है, इन्वेस्टिंग का कितना है, फाइनेंसिंग का कितना है। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, कि इनडायरेक्टली आप टोटल प्रॉफिट में से ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि ऑपरेशंस में से कितना आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कितना है और फाइनेंसिंग से रिलेटेड कितना है। तो ये समझा कि इसको इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बट मैं कह रहा हूं कि वो करने से पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट अच्छे से छपा होना चाहिए, और सिर्फ न्यू ही नहीं, ओल्ड भी। तो दोनों सुनेंगे एक बारी, और इवेंचुअली आपको याद होने चाहिए। मैं रेशियोज में करा चुका हूँ एक बारी, मैं रेशियोज में करा चुका हूँ। मैंने तब भी बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज होगा, बट कोई बात नहीं, अभी मैं दोबारा जल्दी से क्विक रिकैप। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वर्टिकल फॉर्मेट है। पहले क्या बचपन में होता था, ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता था? नहीं, कुछ नहीं, मर्ज स्टेटमेंट है। सबसे पहले आते हैं रेवेन्यूज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? नेट सेल्स। क्या होता है ये? नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस रिटर्न्स। ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो ओ आई क्या है? ऑपरेटिंग इनकम। एन ओ आई नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओ ई क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एन ओ ई क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जल्दी से, नेट सेल्स क्या है? ऑपरेटिंग इनकम। अदर इनकम, अदर इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या होती है ये? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनडायरेक्ट इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस फॉर्मेट आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए, हेल्प करेगा। यहाँ पे बनानी नहीं है स्टेटमेंट, आपको रीड करनी है, बट स्टिल प्लीज आपके कोर्स का पार्ट है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कौन सा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जो कि रेशियोज में ऑपरेटिंग रेशियो इन सब चीजों में आ चुका है। बट स्टिल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, non-operating expense. Finance cost is a non-operating expense. It will be considered as a finance cost। लिखते हुए अच्छा नहीं लगेगा, finance cost तो उन्होंने लिखा हुआ है। It will be considered as a financing activity। financing activity तो finance cost में आपका dividend paid, interest paid वो सब आता है। dividend, interest paid आता है, without depreciation and amortization, operating expense या non operating? Correct, it is an operating expense, but
नॉन कैश, नॉन कैश। अदर एक्सपेंसेस ये कुछ भी हो सकते हैं, ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं। हमें क्या पता चलेगा? रेफर नोट। इसमें नोट्स टू अकाउंट्स दे रखा होगा, कुछ मेंशन नहीं है तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानते हैं, कुछ मेंशन नहीं है तो हम उसको ऑपरेटिंग मानते हैं। रीड करना आना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना? रीड करना आना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा ऑपरेटिंग है कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है। फिर उसके बाद आता है पीबीटी। पीबीटी क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। पीबीटी आ गया, उसमें से टैक्स माइनस होगा, पीएटी आ गया। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बचपन में कैसी होती थी इनकम स्टेटमेंट? ये वही ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस वाली नहीं है, ठीक है ना? ये भी वर्टिकल फॉर्मेट ही है, बट बिफोर द कंपनीज एक्ट वाज रिवाइज्ड। अब तो कंपनीज एक्ट में फॉर्मेट है। पार्ट 2, ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है कहाँ पे है? दिस इज गिवन इन द पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये अभी रिवाइज हुई है, इससे पहले कौन सी थी पता है? 1956। 1956 अब 2013 में जाके रिवाइज हुई है। पॉइंट, पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कैसे होती थी? ध्यान से सुनना। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट आपको याद नहीं करनी, अंडरस्टैंड करनी है। क्यों? अभी पता चल जाएगा। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर आता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस होते थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर ऐड होती थी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है आपकी? इनडायरेक्ट इनकम जो अभी ऊपर आ गई है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। इन सबको करने के बाद आता था पीबीआईटी। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स से पहले। फिर इंटरेस्ट माइनस होता था, इंटरेस्ट क्या आपकी? फाइनेंस कॉस्ट। फिर आता था पीबीटी। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स माइनस होता था, आता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन लाइक जनरल रिजर्व, डिविडेंड। अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन होते हैं ट्रांसफर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। फिर उसके बाद जो आता था उसको बोलते थे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। याद नहीं करना, समझना है। क्या समझना है? कि इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोलते हैं इसको। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो आपने क्या निकालना है कि भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना आया, इन्वेस्टिंग से कितना आया, फाइनेंसिंग से कितना आया। तो 70% ऑफ द एफर्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ माइंड विल गो इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 70%। फॉर्मेट के साइज में भी 70% एफर्ट्स अप्रोक्सीमेटली। ऑपरेटिंग में दिमाग लगना है तो ध्यान से लगाना। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बहुत आसान है ऑपरेटिंग के सामने। ऑपरेटिंग में वो पूरा लॉजिक है इनडायरेक्ट मेथड का। ओवरऑल प्रॉफिट से आपको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा कितना आया। आप सोचो, आप यहां पे हो तो पहले आपको जाना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। तो क्या करोगे? एड बैक कर रहे हो ये चीजें जो भी आपने रिजर्व्स क्रिएट करे हैं। क्यों सर? अरे आपने रिजर्व क्रिएट करा है, इंटरनल एंट्री है, क्या कोई पेमेंट हुई है किसी को? तो रीजनिंग पे बाद में आऊंगा, बट आप समझें कि ओवरऑल प्रॉफिट से आप ये निकालना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसे कितने आए। तो ऐसे एक एक करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे जाएंगे। आपको कहाँ पहुंचना है? यहां पे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ। टू बी प्रिसाइज, कैश फ्लो निकालना होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। बट ऐसा कुछ कर रहे होंगे, हम रिवर्स जा रहे हैं ओवरऑल प्रॉफिट से। हम बस ओवरऑल प्रॉफिट में सारी एक्टिविटीज का नेट रिजल्ट है, आपको चाहिए ऑपरेशन से कितना आया, तो वापस जाना पड़ेगा ना। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है। आप इन चीजों को अच्छे से करेंगे, मेरी गारंटी है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ी आराम से कर पाएंगे।
बट अगर आप इन चीजों को अच्छे से नहीं करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं कर पाएंगे। डोंट टेक कैश फ्लो स्टेटमेंट लाइटली। गैप आया, उड़ गए। मैं बता रहा हूं मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बट कॉमन सेंस नहीं, मतलब रूल्स बेस्ड है। काफी सारी रूल्स हैं, कंपनीज एक्ट के रूल्स हैं, मतलब थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीजें, थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीजें हैं। इवेंचुअली यार हो तो यही होगा, कुछ चीजें ऐड हो रही हैं, कुछ लेस हो रही हैं। क्यों का अगर जवाब नहीं है आपके पास कि क्यों, तो जितनी मर्जी मेहनत कर लो, थोड़े टाइम बाद भूल जाओगे कि क्या ऐड हो रहा था और क्या लेस हो रहा था। भूल जाओगे तो मतलब आपको अगली बार फिर जीरो से करना पड़ेगा। तो उसमें मतलब लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब बहुत बहुत नुकसान होगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। वो बार बार करना, हिम्मत ही नहीं जुटा पाओगे, टाइम तो वैसे ही नहीं होगा, हिम्मत भी नहीं होगी। तो इसीलिए एक बार अच्छे से कर लो। बट टाइम दिया, जो चल रहा है मैं बड़े आराम से चलूंगा, ठीक है ना। बट हर क्लास में ना कॉन्सेप्ट ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। तो जो जो साथ साथ कर रहे हैं वो तो बच जाएंगे, बट आपको पुराना भी साथ लेके चलना है। वो गलती मत करना कि सारी एनर्जी कैश फ्लो पे हो। तो प्लीज, मैंने जितनी वार्निंग दे सकता था दे दी है, और ये बता दिया कि पुराना जो हुआ है वो भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जो अभी का एग्जाम होगा उसमें आप 75% सिलेबस खत्म कर चुके हो मिनिमम। तो वो स्ट्रॉन्ग करना आपका काम है। साइमल्टेनियसली ये चीज ऐड होती जाएगी। बी केयरफुल, बी केयरफुल।